अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको जो है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है प्यार से। अच्छा देखो भाई, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करें या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करें, तो आपने एक ही जवाब लिखना है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर मेरी बात सुन लो कि भाई देखो, गैस पेपर बन गए हैं और नोट्स भी बन गए हैं फिज़िक्स के जो नोट्स हैं उसकी फ़ीस है 200, ठीक है, और गैस पेपर की फ़ीस भी है 200। तो अगर आपको गैस पेपर या नोट्स चाहिए हो तो इसी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे आप ले सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस होगे। अच्छा अब आ जाओ, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और नोट्स और गैस पेपर के बारे में मैं वीडियो के आखिर में बता दूँगा, आखिरी पार्ट देख लेना। अच्छा तो देखो भाई, यहाँ पर आपके पास है स्टेटमेंट। अच्छा ये स्टेटमेंट मैंने जो है वो नेट से लिखी है। आपको जो बुक में स्टेटमेंट लिख के दी हुई है वो भी यही है, लेकिन थोड़ी वर्डिंग अलग है। तो पहले इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है इस लॉ की। लिखा हुआ क्या है? द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी अगर आप एक्सेलरेशन है आपके पास, तो यानी आप फोर्स लगा रहे हो। अब क्या बात हुई, ज़रा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास एक गाड़ी है, आपकी मर्सिडीज है ये, ठीक है, पुराने ज़माने वाली। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। यानी जो गाड़ी है वो आगे मोशन करने लगेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास क्या होगा? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो जब जब आप फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अच्छा और दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये आपके पास हो गया 1, ठीक है, और ये आपके पास हो गई बात 2 कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी यही साइन लगेगा, मास के। क्या मतलब? देखो अगर कोई चीज़ हल्की हो तो उसको धक्का देना आसान होता है, और अगर कोई चीज़ भारी हो तो उसको धक्का देना मुश्किल। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये गाड़ी है और ये खिलौने वाली गाड़ी है, टॉय है, ये एक टॉय है, तो इसमें कम फोर्स पर ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है ना। बात तो बहुत सिंपल है। अच्छा अब ये गाड़ी रियल वाली है, रियल, ठीक है, आपके सपनों वाली है, ठीक है, रियल वाली गाड़ी है ये। तो अब इसका मास ज़्यादा हो गया तो इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ाओ दूसरी चीज़ कम हो जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ाओ दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। जितनी फोर्स बढ़ाओगे उतनी एक्सेलरेशन, और अगर जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही कम मास होगी, ठीक है, उतना ही कम मास होगा। अब क्या करो, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर दो, ठीक है, क्या कर दो? कंपेयर कर दो आपस में। अच्छा याद रखना, ये आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है ना, ये भी इक्वेशन ही बनाता है। तो लिखो यहाँ पे कंबाइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, हाँ कंबाइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कंबाइनिंग, एक और ING आया, ये हो गया कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भाई साहब, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करो तो आपको क्या मिलता है? A। अच्छा कंबाइन में क्या होता है कि जो चीज़ 2 टाइम होती है उसे हम 1 टाइम करके लिख देते हैं। A 2 टाइम है ना, 1 टाइम हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन 2 टाइम है, 1 टाइम हो गया। मास और फोर्स 1 टाइम ही है तो 1 टाइम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/m। लेकिन ये इस तरह लिखा नहीं जाता, इसको इस तरह नहीं लिखते, वो डायरेक्ट 1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, f से m बना देते हैं। तो ये जो f है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर लिख दिया गया है। बात समझ आ गई? हमें इसे इक्वेशन बनाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। तो जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एलिमिनेट करते हो तो कांस्टेंट लगाते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ
हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा जो भी इक्वेशन होगी, उस जो भी डेरिवेशन करोगे उसमें ये चीज़ यूज़ होगी ही होगी। व्हेन यू रिमूव, जब आप रिमूव करते हो प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, यू पुट, आप पुट करते हो कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आप कहते हो के। जनरल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, ये आपके पास एक जनरल कांस्टेंट होता है, यानी जब भी के आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। अब वो क्या चीज़ है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बताता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो मैं प्रोपोर्शन, और साथ ही साथ इक्वल टू भी लगा देते हो, ठीक है। तो ए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया, इक्वल टू लगा दिया और कांस्टेंट आ गया मेरे पास। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी जो यहाँ पर कांस्टेंट है आपके पास, वो है आपके पास इक्वल टू 1, ठीक है। तो ज़रा इसको यहाँ पुट कर दो, 1FA, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कांस्टेंट को आपके पास, कि ये कांस्टेंट कौन सा है। तो देखो ये जो हमने बात लिखी थी ना, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये यहाँ भी लिखी हुई है, और न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास हो गया ये ड्राइव हो गया। अब फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करा दो, एम को वहाँ लगा दो, F इज इक्वल टू MA। अब इसको थोड़ा सा ना अरेंज करके लिख दो। अरेंज करने से क्या मुराद है, F को पहले लिख दो, MA को बाद में लिख दो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू MA। तो फोर्स जो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। अप्लाइड फोर्स लिखो या एक्सटर्नल फोर्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स यानी जो फोर्स आप लगा रहे हो, और भी फोर्स लग रही होती है ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी अगर चल रही है तो इस पर एयर की फोर्स भी लग रही है, एयर फ्रिक्शन भी लग रही है, लेकिन अब वो एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो हम पीछे से धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। अच्छा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा आपको धक्का लगाना उतना ही मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो, न्यूमेरिकल करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बुक से ही जो लिखा हुआ है ना उसे। लिखा हुआ है फोर्स कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। फोर्स जो है वो बैलेंस की जा सकती है और अनबैलेंस्ड हो सकती है। एंड अनबैलेंस फोर्स कॉज, यानी फोर्स कोई बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस फोर्स भी हो सकती है। एंड अनबैलेंस फोर्स कॉजेज समथिंग टू एक्सेलरेट। अगर कोई फोर्स अनबैलेंस है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पैदा कर रही है वो, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है कि वेलोसिटी में तब्दील आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस में तब्दील आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट द ऑलवेज कॉज एक्सेलरेशन। अच्छा, जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है वो नेट फोर्स होती है, यानी जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सब आपस में एलिमिनेट होकर या आपस में मिलकर या सब्ट्रैक्ट होकर एक फोर्स बनाती हैं। अब इसको मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा कि ये क्या बात है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मास। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। ये कांस्टेंट हटाना, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाना था, तो कांस्टेंट ले आया। व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन यू पुट कांस्टेंट, आप पुट करते हो कांस्टेंट के आ गया। के आपके पास इक्वल टू 1 है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, एम उधर चला गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसका वर्क एग्जाम्पल 3.1 करते हैं। ये पहली वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। कहते क्या है, 50 न्यूटन फोर्स, गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइन। 50 न्यूटन की फोर्स है, यानी एफ है आपके पास। अप्लाइड ऑन अ बॉक्स, बॉक्स पे लगती है, ऑफ मास, बॉक्स जो है उसका मास है आपके पास 8.16 kg। टू मूव ऑन द स्ट्रेट अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा देखो, आपके पास एक मास है, अब मास कुछ भी हो सकता है, बॉक्स का मास है ना, इस पर आप फोर्स लगाते हो तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे मूव करता है, और फोर्स ये रही आपके पास,
ये इसका आपके पास मास है और एक्सेलरेशन आपके पास उस डायरेक्शन में पैदा हो गई है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ये बताओ। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस इन द बॉक्स, एक्सेलरेशन क्या पैदा हुई बॉक्स में ये बताओ। ये फोर्स लगाई, इस मास पर एक्सेलरेशन पैदा हुई, तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है आपके पास, F इक्वल टू ma। ठीक है, बहुत आसान है यहाँ तो ये सवाल। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो सेट कराना पड़ेगा फॉर्मूले को, F अपॉन m इक्वल टू a। ठीक है, F क्या है आपके पास 50 न्यूटन का, और मास कितना है 8.16 का। तो ज़रा इसको ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलो मैं आपके सामने ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ इसे। देखो मैं मोबाइल वाला खोल लेता हूँ, आप लोग भी मोबाइल वाला खोल लिया करो। ठीक है, 8.16 आ गया, 6.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। और चेक करते हैं बुक में क्या दिया है। अच्छा 13, अब वो 13 देने की वजह बताता हूँ मैं क्या है। पीछे ना बहुत सारे नंबर मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, नज़र आ रहा है ना, अगर थोड़ा धुंधला भी है तो नज़र आ रहा होगा। हाँ, तो उन सब नंबरों को राउंड ऑफ कर दो, तो ये 2 जो है ना राउंड ऑफ होने के बाद 3 हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जब भी फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन पैदा होगी, और वो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, यानी जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन आपके पास रहेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इस चीज़ को मैं बता दूं नोट्स और गेस्ट पेपर के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था ना आखिर में बता दूंगा। देखो भाई, गेस्ट पेपर तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, चैप्टर वाइज हैं, यानी हर चैप्टर के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके नोट्स भी बन गए हैं, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, MCQs, CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व है। तो 200 रुपये फ़ीस है। अच्छा, 200 रुपये फ़ीस गैस पेपर मॉडल, गैस पेपर और नोट्स दोनों की नहीं है, अलग अलग है, यानी 200 रुपये नोट्स की फ़ीस अलग है, 200 रुपये गैस पेपर की अलग है। तो आप फीस पे कर दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी तो बहुत महंगी है, इसलिए हम PDF दे रहे हैं 200 में। कुछ ना समझ में आओ पूछ लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। इंशाल्लाह अब आगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे।